मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी एक सब्जेक्ट थी लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, उसके हमने 6 क्लास से पीछे कर लिए और 6 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगला टॉपिक है इंक्यूबेशन, हैचिंग और ब्रूडिंग। यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो मुर्गी होती है वो अपने अंडे को मतलब उनके ऊपर बैठकर उन्हें जो ताप देती है, यानी उष्मायन देती है, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन। और जब अंडे अंडे से जब चूजा अंडे को तोड़कर बाहर निकलता है उस प्रक्रिया को कहते हैं हैचिंग। और अंडे से चूजा बाहर निकलने के बाद हम चूजे को किस तरह से पालते हैं उसे कहते हैं ब्रूडिंग। इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था कि जो काफ होता है यानी गाय का बछड़ा होता है उसकी कैसे देखभाल की जानी चाहिए, और जो हाइपर और जो मिल्च एनिमल होते हैं उनकी कैसे देखभाल करें, और जो सुअर यानी स्वाइन होते हैं और जो गोट और जो शिप होती है यानी भेड़ होती है उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए। ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था। यदि आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासें देख सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास क्लास अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। चलिए तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्मायन और निषेचन। यानी उष्मायन क्या होता है? इंक्यूबेशन। उष्मायन वह प्रक्रिया है जिसमें पक्षियों के अंडों को नियंत्रित तापमान, आर्द्रता और वेंटिलेशन की स्थिति में निषेचित किया जाता है ताकि भ्रूण का विकास हो सके। यानी इसमें क्या होता है कि पक्षी द्वारा जो अंडा होता है उसमें उसको नियंत्रित तापमान और आर्द्रता और वेंटिलेशन की स्थिति निषेचित की जाती है ताकि उससे भ्रूण का विकास हो सके। अगली है हैचिंग की परिभाषा। यानी हैचिंग वह जैविक की प्रक्रिया है जिसमें निषेचित अंडों से निर्धारित अवधि के बाद चूजे बाहर निकलते हैं। ये अवधि होती है 0 से 21 दिन बाद जो चूजे होते हैं वे अंडे से बाहर निकलते हैं। और जो ये हैचिंग है ये एक जैविक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जीव का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया उष्मायन के अंतिम चरण में होती है जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है और चूजा बड़े अंडे से छिलका तोड़कर बाहर आता है। इसे हैचिंग कहा जाता है। उष्मायन यंत्रों के प्रकार। यानी उष्मायन जो इंक्यूबेशन होती है उसे हम जो यंत्रों द्वारा भी कर सकते हैं या फिर जो मुर्गी होती है वह स्वयं भी कर सकती है। जिसमें पहला आता है ताप के स्रोत। यानी गर्म हवा उष्मायन यंत्र और गर्म पानी उष्मायन यंत्र का इसमें उपयोग कर सकते हैं। यदि हम ईंधन के आधार पर देखें तो इसमें गैस चालित उष्मायन यंत्र, और अगला आता है इसमें तेल चालित उष्मायन यंत्र। और अब हम पढ़ेंगे हैचरी के स्थान और डिजाइन। यानी जो हैचरी होता है जिसमें अंडे से चूजा बाहर निकलता है उसकी स्थान कैसा होना चाहिए और उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे हैचरी का स्थान। हैचरी को पोल्ट्री फार्म से कम 1000 फीट दूर रखना चाहिए ताकि जो मुर्गी में कोई रोग हो तो वह चूजे में नहीं आए। और हैचरी का आकार उसकी क्षमता और साप्ताहिक सेट किए गए अंडों और साप्ताहिक हैच हुए चूजों की संख्या पर निर्भर करता है। हैचरी को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि अंडे के एक छोर प्रवेश करे और चूजे दूसरे छोर से निकले। यानी इसे एक इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि जो हैचरी होती है वह जैसे ये है पूरा कि जो हैचरी का स्थान है वो बना रखा है, और यहाँ पे जो अंडे का प्रवेश किया इसमें अलग अलग कॉलम बना देते हैं। कुछ दिन यहाँ पे रखेंगे, कुछ दिन यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो चूजा निकलता है इधर से बाहर निकलता है। इसलिए इसमें एक ही क्रम में होना चाहिए ये, ऐसा इसमें कहा गया है। और अगला है प्रत्येक कक्ष को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वे अपनी भूमिका के अनुसार अलग अलग कार्य कर सके। यानी प्रत्येक कक्ष का अपना अपना योगदान होता है। कुछ में 3 दिन रखा जाता है, कुछ में 4 दिन, और उनमें सब में टेम्परेचर जो होता है वो भी अलग अलग होता है। और अब हम पढ़ेंगे उष्मायन के सिद्धांत, जिसमें पहला आता है तापमान। भ्रूण को विकास तभी शुरू होता है जब तापमान फिजियोलॉजिकल 0 से ऊपर हो जाता है। जैसे जिसमें सेटर यानी पहले जो 18 दिन होते हैं उनमें तो 99.5 से 99.75 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रखना चाहिए। और जो हैचर यानी अंतिम जो 3 दिन होते हैं उसमें 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान है वो रखना चाहिए। और दूसरा जो सिद्धांत है वह आता है नमी। नमी के स्तर से अंडों में पानी की कमी दर निर्धारित की जाती है,
जिसमें जो 18 दिन शुरू के 18 दिन होते हैं उसमें नमी की मात्रा 55 से 60% रखनी चाहिए, और जो हेचरी यानी अंतिम जो 3 दिन होते हैं उसमें 65 से 75 दिन रखनी चाहिए। और अगला सिद्धांत है वेंटिलेशन, यानी अंडे को ताज़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और CO2 का स्तर 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो CO2 का स्तर होता है वो 0.5 से अधिक स्तर होगा तो उससे क्या होता है कि जो चूजे होते हैं, जो अंडे होते हैं, उनमें जो अंदर जो चूजे बन रहे होते हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला आता है अंडों की स्थिति, यानी जो अंडे की स्थिति होती है वह किस तरह से हमें रखनी चाहिए। अंडों को बड़े सिरे की तरफ से रखना चाहिए। जैसे ये अंडा है, इसको ऐसा नहीं है कि उल्टा रख दिया, इसको जो जो नीचे का जो चौड़ा भाग होता है वह नीचे रखना चाहिए, और उसे अंडे को दिन में कम से कम 8 बार घुमाना चाहिए। यानी अंडों को घुमाना, अंडे को दिन में 8 बार घुमाना चाहिए। सेटर और में टर्निंग आवश्यक है लेकिन हेचर में नहीं। यानी जो 0 से 21 दिन की जो चूजा बाहर निकलता है तब तक जो 18 दिन होते हैं उसमें तो जो अंडा होता है उसे घुमाना आवश्यक होता है, लेकिन जो अंतिम 3 दिन होते हैं उसमें घुमाना आवश्यक नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ब्रूडिंग, यानी चूजों को पालने की प्रक्रिया। इसकी परिभाषा है कि ब्रूडिंग नवजात चूजों को पालने की कला और विज्ञान है। नवजात चूजे पूरी तरह से तापमान नियंत्रित तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं। इससे विकसित होने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है, यानी 10 से 15 दिन का इसमें समय लगता है। पहले कुछ हफ्तों तक चूजे अपने शरीर तापमान से ठीक नहीं रख सकते हैं। यदि उचित देखभाल न की जाए तो ठंड से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही चूजा अंडे से बाहर निकलेगा तो वह बाहरी जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि जो चूजा होता है वह जो बाहरी टेम्परेचर होता है उससे प्रभावित हो सकता है। और ब्रूडिंग को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहले आती है नेचुरल ब्रूडिंग और दूसरी आती है आर्टिफिशियल ब्रूडिंग, यानी कृत्रिम और प्राकृतिक। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल ब्रीडिंग। इसमें जो इस विधि में मादा मुर्गी चूजों को देखभाल करती है और उन्हें गर्मी प्रदान करती है। यानी इसमें क्या होता है कि जो मुर्गी होती है वह स्वयं के अंडों को उनके ऊपर बैठकर उन्हें उष्मा देती है और उन्हें गर्म करती है, गर्मी प्रदान करती है। और ये प्रक्रिया चूजों के 3 से 4 सप्ताह की आयु तक जारी रहती है। और अगला है आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। इस पद्धति में बड़ी संख्या में चूजों को बिना मादा मुर्गी की सहायता से पाला जाता है। कृत्रिम ब्रूडिंग में के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को ब्रूडर कहा जाता है। यानी जो ब्रूडिंग में जो उपकरण काम में लेते हैं उन्हें ब्रूडर कहते हैं। और जो ब्रूडर होते हैं उसमें 3 घटक मुख्य होते हैं, जिनमें पहला आता है गर्म करने का स्रोत, परावर्तक और ब्रूडर गार्ड। ये जो ब्रूडर होता है, जो ब्रूडिंग का जो उपकरण होता है उसे ब्रूडर कहते हैं। ब्रूडर में ये 3 घटक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो कृत्रिम ब्रूडिंग में के लिए ताप का जो स्रोत होता है वो एक तो हो सकता है विद्युत, जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर काम में ले सकते हैं। दूसरा आता है गैस, जिसमें प्राकृतिक गैस और LPG मीथेन यूज़ में ले सकते हैं। तीसरा आता है लिक्विड फ्यूल्स, यानी जो तरल ईंधन होते हैं जिसमें हम केरोसिन का यूज कर सकते हैं। चौथा आता है ठोस ईंधन, जिसमें कोयला और लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। कृत्रिम ब्रूडिंग में उपयोग किए जाने वाले ताप उपकरणों के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है चारकोल स्टोव या केरोसिन स्टोव। जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती है वहां साधारण चारकोल या केरोसिन स्टोव का उपयोग किया जाता है। और इन स्टोव को प्लेट या पैन में ढका जाता है ताकि गर्मी समान रूप से फैलाई जा सके। यानी कुछ स्थानों पर क्या होता है कि विद्युत का मतलब विद्युत ऊर्जा होती है वह उपलब्ध नहीं होती। इसके लिए हम जो केरोसिन होते हैं उनका भी जो तापमान टेम्परेचर बढ़ाने में इनका उपयोग कर सकते हैं। अगला आता है गैस ब्रूडर, यानी इस प्रणाली में प्राकृतिक गैस, LPG या मीथेन को हीटिंग एलिमेंट के से जोड़ा जाता है। ये चूजों के ऊपर 3 से 5 फीट की ऊंचाई पर लटकाया जाता है ताकि समान रूप से गर्मी मिल सके। यानी गैस में क्या होता है कि जो LPG होती है और जो प्राकृतिक गैस होती है उससे तापमान बढ़ाया जाता है। अगला आता है इलेक्ट्रिकल ब्रूडर। ये थर्मोस्टिक रूप से नियंत्रित हीटिंग सिस्टम होता है। जो इलेक्ट्रिकल ब्रूडर होता है इसका वर्तमान में काफ़ी प्रचलन है और इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ये बड़ी जगह में समान रूप से गर्मी फैलाता है, जिससे चूजे सीधे ब्रूडर के नीचे भीड़ नहीं लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि चाहे जितना ही बड़ा कक्ष हो उसमें समान हर कोने तक समान रूप से टेम्परेचर में बदलाव होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्योंकि इसमें अगर समान रूप से टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें क्या होता है कि जो चूजे होते हैं वे इसके नीचे आकर भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं।
ये इलेक्ट्रिकल ब्रूडर 300 से 400 चूजों के लिए उपयुक्त होता है। यानी एक इलेक्ट्रिकल ब्रूडर से 300 से 400 चूजों को उचित तापमान प्राप्त किया जा सकता है। ये आता है इंफ्रारेड बल्ब। ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है, ये स्वयं परावर्तित करने वाला बल्ब होता है। 250 वाट का एक इंफ्रारेड बल्ब 150 से 250 चूजों के लिए ब्रूडिंग प्रदान कर सकता है। और अगला है परावर्तक हूवर्स। इसमें ये भी ज़्यादा मोस्ट नहीं है, इसमें केवल वो इलेक्ट्रिकल वाला वो भी ज़्यादा मोस्ट है। ये हीटिंग और एलिमेंट पायलट लैंप और कभी कभी थर्मामीटर से लेंस होते हैं। परावर्तकों के प्रकार, जिसमें पहला आता है फ्लैट टाइप हूवर। इसमें हीटिंग मैकेनिज्म और पायलट लैंप लगे होते हैं। अगला आता है कैनोपी टाइप हूवर। ये अर्ध गोलाकार होता है और इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब और थर्मोस्टेट मैकेनिज्म होता है। ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना। अगला आता है ब्रूडर गार्ड या चूजा गार्ड। ये चूजों को हीटिंग स्रोत से दूर भटकने के से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रूडर गार्ड का व्यास 5 फीट, ऊंचाई 1.5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चूजे ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं, ज़्यादा उड़ तो सकते नहीं हैं, इसलिए जो ऊंचाई होती है वह 1.5 फीट ही होनी चाहिए। इसमें कार्डबोर्ड शीट, जीआई शीट, वायर मेश या चटाई से बनाया जा सकता है और मौसम के अनुसार चुना जाना चाहिए। यानी जो ये गार्ड का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ दीवार होती है छोटी छोटी, ताकि इससे क्या होता है जो हीटिंग स्रोत है उससे चूजे दूर नहीं जाते हैं। और ब्रूडिंग अवधि होती है जो सर्दियों में यहाँ पे सप्ताह है, जो सर्दियों में 5 से 6 सप्ताह की होनी चाहिए और गर्मियों में 2 से 3 सप्ताह की होनी चाहिए। इसे दोनों का औसतन देखें तो 3 से 5 सप्ताह की जो होती है ये होनी चाहिए। ये इंक्यूबेशन, हैचिंग और ब्रूडिंग, ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी क्लास यहाँ पे जो कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और जल्दी हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।